हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ राठौड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सौरभ राठौड़। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेक्चर पार्ट 4। ओके, सो आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन। ओके, द सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर रिफ्रैक्शन। सो फर्स्ट हाफ में हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या था? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी सरफेस और एनी स्मूथ सरफेस। लाइट का किसी स्मूथ सरफेस से टकरा के वापस आना, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अभी ये रिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है, इसे समझते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे डेली लाइफ के ऐसे सिनेरियोज या केसेस हम लेते हैं जिसमें रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। जैसे हम कभी स्विमिंग पूल में जब जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि स्विमिंग पूल में एंटर होने से पहले जब हम ऊपर देखते हैं ना, तो हमें लगता है कि अरे यार, इसमें तो पानी बहुत कम है, फ्लोर उसका काफ़ी ऊपर दिखाई देता है हमें। ठीक है, बट जब पानी के अंदर हम एंटर हो जाते हैं और पैर ऐसे ऐसे हिलाते हैं तब भी फ्लोर आता नहीं है, तो वो काफ़ी नीचे होता है। तो ऊपर से देखने पे या पानी के बाहर से देखने पे ऐसा इल्यूजन क्यों क्रिएट हुआ कि ये फ्लोर ऊपर दिखाई दे रहा है, कि फ्लोर ऊपर है ना, यानी इसकी पूल की डेप्थ कम है, ऐसा क्यों हुआ? सेकंड, आपने देखा होगा कि ऑफिस टेबल्स पे ग्लास के स्लैब रखे होते हैं, है ना, और उसके नीचे अगर कोई पेपर हमने रखा हुआ है और उस पेपर पे कुछ लिखा हुआ है और ग्लास स्लैब के ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमें वो लेटर्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठे हुए दिखाई देते हैं, है ना, स्लाइटली अपवर्ड। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, उसके अंदर पानी भर दो और उसके अंदर एक पेंसिल को डाल दो और साइड से उस ग्लास को देखो तो वो पेंसिल है ना, आपको थोड़ा सा टिल्टेड, ऐसा बैंड हुआ हुआ दिखाई देगा, जबकि वो बैंड हुआ नहीं है, बट ऐसा दिखाई क्यों दे रहा है? या एक पानी का गिलास लो, बट ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट ग्लास की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर पानी डालो और एक नींबू डाल दो। नींबू निचोड़ के नहीं डालना, पूरा के पूरा नींबू डाल दो और ग्लास को जब साइड से आप देखोगे ना तो नींबू बड़ा दिखाई देगा आपको, है ना। तो ये इन सब केसेस में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इल्यूजन क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसा हो रहा है। अब रिफ्रैक्शन है क्या भाई, है ना? जब कोई लाइट रे एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब एंटर होती है ना, तो वो बैंड हो जाती है। इस फिनोमिना को ही हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं और इसकी वजह से ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए, ये रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा उन सब में दिखाई हमें देता है। अगेन रिपीटिंग, व्हेन a light ray enters from one transparent medium to another transparent medium, it bends. This is known as refraction of light. ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर होती है तो वो बैंड हो जाती है, उसे हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि बैंडिंग क्यों हो रहा है, ये लाइट बैंड हो क्यों रही है ना? तो यहां पे कंसेप्ट आता है कि अलग अलग जो ट्रांसपेरेंट मीडिया है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। अभी मैंने यहां पे टर्म यूज करा ऑप्टिकल डेंसिटी। अभी ऑप्टिकल डेंसिटी में ये जो डेंसिटी टर्म है ना, ये वो वाली डेंसिटी नहीं है, मास पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइट को कितना रिफ्रैक्ट कर सकता है ना। द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट द लाइट, कितना वो रिफ्रैक्ट कर सकता है लाइट को, वो उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है।
जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा वो लाइट को बैंड कर देगा। जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी कम होगी वो लाइट को उतना कम बैंड करेगा। ठीक है, तो ज्यादा जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है उसको हम डेंसर मीडियम बोलते हैं कि भाई वो मीडियम डेंस है। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है उसको हम रेरर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि लाइट में रिफ्रैक्शन कितना होगा। ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा यानी मीडियम ज्यादा डेंसर है तो बैंडिंग ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम यानी मीडियम रेरर है तो बैंडिंग कम। ठीक है, ओके। जब लाइट रे किसी ऑप्टिकली रेरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर होती है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक वाटर बॉडी है, ये एयर है, सो ये ट्रांसपेरेंट है, ये वाटर है, ये भी ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है। एयर रेरर मीडियम है यानी इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी से कंपैरेटिवली कम है, और वाटर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर। ठीक है, इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस उसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं स्फेरिकल मिरर के केस में। तो ये एक इमेजिनरी लाइन में कंसिडर कर लेता हूं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका नाम क्या हो गया, नॉर्मल। अब मान लो कि लाइट रे एयर से वाटर में एंटर हो रही है। ठीक है, ये लाइट रे आई, दिस इज इंसिडेंट रे। अब क्योंकि ये ऑप्टिकली रेरर मीडियम से, यहां लिख देता हूं मैं, ऑप्टिकली रेरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है ना, तो एक्चुअली तो इस लाइट रे को ऐसा चला जाना चाहिए था सीधा, बट नहीं। जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एंटर होगी तो वो बैंड हो जाएगी। अभी अभी मैंने आपको बताया, इसे ही रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सो व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेरर टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंडिंग हो जाएगा इसका, लाइक दिस, है ना। ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ बैंडिंग हो गया, ये पाथ फॉलो नहीं करेगा वो, है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंडिंग हो जाएगा। तो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, सो व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम ऑप्टिकली रेरर मीडियम टू ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इट विल बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसका उल्टा डेंसर से रेरर मीडियम में लाइट एंटर हो, तो मान लो कि वाटर के अंदर से लाइट, हमने इंसिडेंट रे यहां पे डाला, तो ये अभी डेंसर मीडियम है और लाइट बाहर जाएगी, तो एक्चुअली तो ये सीधा पाथ है, ये फॉलो करना चाहिए उसको, बट वो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन की वजह से इट विल बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसका उल्टा, whenever light ray enters from optically denser medium to optically rarer medium it will bend away from the normal, नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने ये तो समझ लिया कि रिफ्रैक्शन में एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब लाइट दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो वो बैंड हो जाता है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बैंडिंग होती ही क्यों है। बैंडिंग इसलिए होती है क्योंकि दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है ना, इसीलिए लाइट की वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और लाइट की वेलोसिटी चेंज होने की वजह से बैंडिंग होती है।
जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम उतनी ही लाइट वो कम कर देगा, सॉरी लाइट की स्पीड कम कर देगा। तो लाइट की स्पीड या वेलोसिटी कम होने से बेंडिंग ज़्यादा हो जाएगा। जितना ऑप्टिकली रेरर मीडियम है उतनी ही बेंडिंग कम होगी, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा चेंज नहीं होगी, स्पीड ज़्यादा चेंज नहीं होती है उसमें, है ना। ठीक है, अभी यहां पे एक टर्म आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन को मेजर करने का तरीका है ये, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड और यू कैन से वेलोसिटी किस में होती है? वैक्यूम में। 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो वैक्यूम में काफी फास्ट ट्रेवल करता है लाइट। ठीक है, अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ये है क्या? मान लो कि यहां पे ये मीडिया है, मीडिया टर्म इज प्लूरल ऑफ मीडियम। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम को एक साथ बोलेंगे तो मैं क्या टर्म यूज करूंगा? मीडिया। ठीक है, मान लो कि यहां पे वैक्यूम है और यहां मान लेते हैं हम वाटर। तो ये रेरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो ये लाइट रे ऐसे आएगी तो किधर बैंड होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। वैक्यूम में स्पीड मान लेते हैं हम लाइट की, इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और वाटर में लाइट की जो स्पीड हो जाएगी उसको v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना n, ये क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। यानी जिस मीडियम में लाइट एंटर हो रही है, दोनों की स्पीड का रेशो निकाल लेंगे तो वो क्या मिल जाएगा हमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है फॉर अ गिवन मीडिया, है ना। ये कंसेप्ट अभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में कब आएगा? जब मैं आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझाऊंगा। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। चलो तो अभी उसको समझते हैं कि रिफ्रैक्शन के लॉज क्या है। ठीक है, तो जब लाइट वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर हो रही है, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑल्सो नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर दोनों मीडिया में से एक मीडिया वैक्यूम है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। एक ही बात है। ठीक है, दोनों मीडियम में से एक मीडियम अगर वैक्यूम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोल देते हैं। ठीक है, अभी टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इससे पहले फर्स्ट हाफ में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, ये है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सेकंड लॉ था ना, एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना। बस वैसा के वैसा ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला लॉ है फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ठीक है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। तो मान लो कि ये रेरर मीडियम है मान लेते हैं, और ये डेंसर मीडियम है। तो किस तरफ होगा बेंडिंग? टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंडिंग हो गया। ठीक है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे
एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, है ना। वहां पे क्या था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सेकंड लॉ था उसमें रिफ्लेक्टेड रे आता था, यहां पे रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो चलो लिख देता हूं मैं, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie on the same plane. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का पहला लॉ है ये। ठीक है, ओके। सेकंड लॉ क्या है, second law of refraction is also known as Snell's law. इस लॉ का दूसरा नाम क्या है भाई, स्नेल्स लॉ। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, उस नाम पे ये लॉ का नाम भी दे दिया गया है, स्नेल्स लॉ। सो ईदर यू कैन से सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और यू कैन से स्नेल्स लॉ, बोथ आर सेम। अभी ये लॉ क्या बोलता है, ठीक है, देखो ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया है इसको क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे ने जो एंगल बनाया है इसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो अगर मीडिया फिक्स है, अभी मीडिया मींस ये दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम अगर फिक्स हैं, then the sine of angle of incidence divided by sine of angle of refraction is always a constant value. ठीक है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इसमें मैं साइन की वैल्यू निकालूं, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है ना साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, मान लो कि ये 30 डिग्री है तो साइन 30 की वैल्यू मैं निकालूं, मान लो कि ये 63 डिग्री है तो साइन 63 की मैं वैल्यू निकालूं, है ना। और उसको साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और ये जो कांस्टेंट आया ना भाई, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, 100% अभी ये पूरा आपको समझ में आया नहीं होगा। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ तो ये समझ में आ जाएगा आपको। तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे हम इस सेकंड लॉ को, और यू कैन से द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और यू कैन से द स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ, देखो रेशियो है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is always a constant value, and this constant value is known as refractive index, है ना, is always a constant value for a given media। तो अब यहां पे इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक है, मान लो कि मैं एक वाटर बॉडी ले लेता हूं, मान लेते हैं कि श्रीनगर की डल लेक है। ठीक है, श्रीनगर की डल लेक में हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ये हो गई वाटर की सरफेस, अभी उस डल लेक का पानी हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि थ्रू आउट सेम है। ठीक है ना, सो दिस इज वाटर। अभी वाटर कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू एयर, है ना। एयर जो है वो एक रेयरर मीडियम है। तो देखो यहाँ पे मीडिया जो है वो फिक्स कर दिया हमने, एयर है,
और दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है वाटर, वो भी वाटर एक फिक्स जगह का है। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हमने डल लेक का एग्जांपल ले लिया, तो यानी वाटर चेंज नहीं हो रहा है, वाटर एक ही है, ठीक है। तो अब मान लो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल की तरफ बैंड हो गया, क्योंकि रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर हो रही है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने लाइट एंटर करके देखी पानी में, तो इतना बैंडिंग हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालूंगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालूंगा और ये वाला लॉ लगा दूंगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करूंगा, तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी। कौन, मान लेते हैं कि मुझे यहां पे ये जो कांस्टेंट वैल्यू मिली ना, वो मिली 4। क्या मिला? 4। मैं थोड़ा दूर गया डल लेक में, है ना, और दूसरे पॉइंट पे जाके मैंने ये सेम एक्टिविटी करी। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने चेंज कर दिया, नो प्रॉब्लम। मान लो कि यहां 30 डिग्री रखा था मैंने, तो यहां मैंने 60 कर दिया, नो प्रॉब्लम, चेंज कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा पहली वाली सिचुएशन के कंपैरिजन में। और फिर मैंने यहां पे भी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन करा, तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी। तो इस बार भी मुझे वो वैल्यू क्या मिलेगी? 4। आगे जितनी भी जगह जाके मैं इस लेक में ये एक्सपेरिमेंट करूंगा एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो निकालूंगा, तो हर बार मुझे वैल्यू 4 4 4 ही मिलती जाएगी। यानी ये वैल्यू हर बार सेम मिल रहा है, तो उसे ही तो कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं भाई। हर बार कांस्टेंट वैल्यू मिलती जाएगी, है ना। तो जब भी आप स्नेल्स लॉ को डिफाइन करें, तो ये लिखना बहुत जरूरी हो जाता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगेन रिपीटिंग दिस लॉ, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is always a constant value for a given pair of media, है ना। मान लो कि मैंने यहां पे एयर और वाटर में निकाला और फिर मैं एयर और ग्लास में जाके वैल्यू निकालूं, तो चेंज मिलेगी ना भाई, क्योंकि मीडियम भी मैंने चेंज कर दिया। इसीलिए लास्ट में ये लिखना जरूरी है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, है ना। अभी ये डल लेक में मैंने ऐसा किया, फिर किसी दूसरी लेक में जाके कर लूंगा तो वैल्यू अलग हो जाएगी भाई, क्योंकि वहां के वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होगी। उसमें कितना टर्बिडिटी है, उसमें कितनी गंदगी है, उसमें कितनी मिट्टी है, वी डोंट नो, है ना। बट एक मीडियम में वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ एंड दिस कांस्टेंट वैल्यू विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली, ठीक है। तो ये दोनों लॉ इंपॉर्टेंट है भाई, आ जाते हैं एग्जाम में, है ना। द फर्स्ट एंड द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। मान लो कि ये एक मीडियम है, एयर मान लेते हैं, चलो वापस से, और इस बार ग्लास ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट एंटर हो रही है ना। इस मीडियम में मान लेते हैं स्पीड या वेलोसिटी कितनी है लाइट की, v1, और इस मीडियम में वेलोसिटी चेंज हो गई या स्पीड चेंज हो गई, v2 हो गई। अभी मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का निकालना है, क्योंकि लाइट यहां से यहां आ रही है, फर्स्ट मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालूंगा, सेकंड मीडियम का निकालूंगा, और दोनों की वेलोसिटीज या स्पीड जो है लाइट की उसको डिवाइड कर दूंगा, दैट्स इट। तो मैं कैसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ये कौन सा मीडियम है, मैंने इसको 2 कंसिडर करा है और इसको मैंने मीडियम 1 कंसिडर करा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाल रहा हूं मैं, मीडियम 2 का निकाल रहा हूं, किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम 1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ये लिखने का तरीका है, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2,
ठीक है, दिस इज द वे टू फाइंड आउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर इन दोनों मीडियम में से यहाँ एयर ना होता और वैक्यूम होता, और वैक्यूम से लाइट एक जगह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो रही होती, तो उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कहते, सिर्फ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल देते। ठीक है, मान लो ये पहले ही बता दिया मैंने एक्चुअली आपको, ये वैक्यूम है और ये मान लेते हैं आपका ग्लास है। ठीक है, तो ये आपका मीडियम 1 है और ये आपका मीडियम 2 है। लाइट यहाँ से यहाँ एंटर हो रही है, दिस इज नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v1 की जगह मैंने c लिख दिया, है ना। और मीडियम 2 में वेलोसिटी और यू कैन से द स्पीड ऑफ लाइट इज v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाय v। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अलग किया है हमने, वैक्यूम के केस में c ले लिया, प्रोसेस तो वही है, मेथड तो वही है ना। जिस मीडियम से लाइट एंटर हो रही है उसकी वेलोसिटी पहले लेनी है, जहां पे एंटर हो रही है उसकी बाद में रखनी है, दैट्स इट, c by v। This is how we can find the refractive index of a medium। ठीक है, ओके। अभी आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 175 पे एक टेबल दिया है, टेबल 10.3, है ना। उसमें एयर से लाइट को अलग अलग मीडियम में एंटर किया गया है ना, और सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला गया है और उसकी वैल्यू रखी गई है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा वैक्यूम से अलग होता है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है उससे, यानी लाइट थोड़ा ज़्यादा बैंड करता है एयर। ग्लास का उससे थोड़ा और ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा डायमंड का होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42। इसका मतलब इतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये लाइट को बहुत ज़्यादा बैंड करता है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा बैंड कर देता है कि डायमंड के अंदर ही टकरा टकरा के घूमती रहती है लाइट, इसीलिए इतना ज़्यादा शाइन करता है। ठीक है, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ओके। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब लाइट एंटर होती है तब उसमें रिफ्रैक्शन कैसा होता है ना। उसके बाद जैसे फर्स्ट हाफ रिफ्लेक्शन में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ा था, रिफ्रैक्शन के लिए हम स्फेरिकल लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये काफ़ी लेंदी है चैप्टर, एटलीस्ट देयर विल बी 2 more लेक्चर्स, है ना, 2 और लेक्चर लगेंगे इसमें। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।